माता की मित्रों, हम लोग नक्षत्रों की बातें कर रहे हैं। कौन से नक्षत्र में अलग अलग 9 ग्रह एक ही नक्षत्र में जब अलग अलग बैठते हैं तो उनका फल क्या होता है। नक्षत्रों के विषय में, पर्टिकुलर एक एक नक्षत्र के विषय में जो बातें स्वभाव के विषय में हो, काम के विषय में हो, वो सब पूरी डिटेल पूरे नक्षत्रों की मैं पहले पोस्ट कर चुका हूँ। अभी बात उसके विषय में नहीं है। अभी बात है कि नक्षत्रों के चरण जो होते हैं, जैसे पहले अश्विनी नक्षत्र की बात मैं कर चुका हूँ, आज भरनी है। तो अलग अलग नक्षत्र के चरण, 4 चरण होते हैं। चारों चरणों के स्वामी हर नक्षत्र में अलग अलग होते हैं और उनमें जब ग्रह बैठते हैं, सूर्य, चंद्रमा, शनि, मंगल जो भी है, तो अलग अलग ग्रहों का इफेक्ट उस नक्षत्र के चरण के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। तो वो सब जब हम लोग जन्मपत्री वगैरह देखते हैं तो उनके विषय में अगर हम लोगों को ज्ञान नहीं है और केवल राशि, कालपुरुष कुंडली या लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, उनसे संबंधित योग और ग्रह अगर उनकी जानकारी है तो फिर प्रिडिक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हम लोगों के प्रिडिक्शन में बहुत कम चांस रहता है कि वो सही मिले जाके, क्योंकि नक्षत्रों का प्रभुत्व या महत्व मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इन सब से भी ज़्यादा है। कारण हर चीज़ नक्षत्र से डिसाइड होती है आपकी जन्मपत्री में, चाहे वो राशि हो, चाहे आपकी दशा महादशा हो, चाहे बाकी संस्कारों में या मुहूर्तों में जब देखना होता है तो नक्षत्र ही पहले आते हैं और नक्षत्र ही पहले ब्रह्मांड में आए हैं। ये बात ज्योतिष ज्ञान भी बोलता है, ज्योतिष की किताबें भी बोलती है। सबसे पहले नक्षत्रों का ही प्रादुर्भाव हुआ था, उसके बाद में ग्रह और फिर राशि, जबकि राशि तो तिथियां, उसके बाद में राशि, फिर वार। इसी तरह से चलते चलते ज्योतिष एक अनवरत रिसर्च का विषय है। हम लोगों को कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे वैदिक ज्योतिष में राशि वगैरह नहीं बताई गई या वार वगैरह नहीं थे, बाद में जुड़े। इसलिए ज्योतिष दूसरे के ज्ञान को, चाहे रिसर्च के बाद में जब हम लोगों ने देखा या किसी ने भी देखा, जो भी विद्वान थे उस समय में, कि उस ज्ञान का भी अपना एक महत्व है और उस ज्ञान को रिसर्च करके अपने ग्रहों के या अपने नक्षत्रों के हिसाब से हम लोग ज्योतिष में उसको कैसे इंक्लूड करते हैं, वो उन्होंने किया। इसलिए बोलते हैं ज्योतिष एक पर्टिकुलर कोई फिक्स मोमेंट पे नहीं रहता है, फिक्स नहीं है उसका। वो हर समय देश काल परिस्थिति के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो वैसा ज्ञान आप लोगों को केवल पढ़ने से आना पॉसिबल नहीं है। आपका इष्ट के प्रति अपना साधन होना पड़ेगा और संस्कारों का या कर्म कांड का भी ज्ञान आपको होना पड़ेगा। ज्योतिष के योग आपके संस्कारों पे, आपकी परिस्थिति पे, खुद के घर में हम लोग बच्चे को कैसी शिक्षा दे रहे हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। किसी किसी को अच्छे योग बहुत ज़्यादा सफलता दिलवाते हैं, किसी किसी को वही अच्छे योग, सेम चीज़, वही सफलता नहीं दिलवाते। उसमें संस्कारों का अपना एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और नक्षत्रों का जहाँ तक मैं जानता हूँ, नक्षत्रों का तो मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बगैर नक्षत्रों पे राशियों को भी अगर हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं कि आपकी ये राशि, राशि तो 12 ही है ना, तो एक राशि के अंदर 2 नक्षत्र पूरे और एक नक्षत्र का एक चरण आ जाता है। मतलब एक नक्षत्र 13.20 डिग्री का अंश का और दूसरा नक्षत्र फिर 13.20 का, तो 26.40 हो जाता है। फिर 3-20 एक चरण आगे वाले नक्षत्र का, तब जाके एक राशि कंप्लीट होती है। तो अब मेष राशि में जब अश्विनी नक्षत्र था तो भरणी भी मेष में ही है,
लेकिन अश्विनी नक्षत्र का स्वामी अलग था और भरणी का स्वामी अलग। तो अब क्या मेष राशि का फल जो अश्विनी नक्षत्र में था वैसा ही रहेगा? क्योंकि यहाँ पे तो आपका भरणी नक्षत्र आ गया। अगर बच्चे का जन्म 13.20 डिग्री के बाद में है और वो भरणी नक्षत्र में जन्म है, राशि मेष ही, क्योंकि मेष का तो जो टाइम है, उस टाइम में जो भी बच्चा पैदा होगा उस समय मेष राशि रहेगी। तो उस समय अगर भरणी नक्षत्र है तो मेष राशि के विषय में जो बोला जाता है वो एक्यूरेट रहेगा? नहीं रहेगा। आपको भरणी नक्षत्र का भी फल वहां पे देखना पड़ेगा कि भरणी नक्षत्र कैसा स्वभाव देता है, कैसा रूप रंग देता है, कौन से वस्तुओं का, कामों का कारक है। और फिर चरणों का अपना एक महत्व है। चरणों के स्वामी कारक भी अलग अलग होते हैं। तो वो सब मिला के ही प्रिडिक्शन होता है। तो चलिए आज बात करते हैं भरणी नक्षत्र। मैंने लिख दिया, पहले चरण का कारक सूर्य है, दूसरे चरण का बुध, तीसरे का शुक्र और चौथे का मंगल। अब आज स्टार्ट करते हैं सूर्य से। अगर सूर्य भरणी नक्षत्र में आपकी जन्मपत्री में कहीं भी प्लेसमेंट हो सूर्य का, वो एक अलग मैटर है। उसका जब हम लोग बाकी प्रिडिक्शन करेंगे तब देखेंगे। अभी केवल नक्षत्रों के विषय में बातें कर रहे हैं कि नक्षत्र अगर भरणी नक्षत्र में सूर्य प्लेस हो आपकी जन्मपत्री में कहीं पे भी और पहले चरण में हो, तो पहले चरण में जब सूर्य भरणी नक्षत्र में होता है तो उसका फल इस तरह का बताया गया है कि बहुत ही शुभ होता है। जातक को विद्वान, उदार, व्यवहार कुशल और भाग्यशाली बनाता है। ज्योतिषी में भी रुचि देता है और चिकित्सा या पशु चिकित्सा या कानून का ज्ञान या वकील, जज वगैरह उसमें भी यशस्वी होता है। मतलब सूर्य का प्रथम चरण में भरणी नक्षत्र में अच्छा फल मिलता है। प्रथम चरण का मालिक भी सूर्य ही है और सूर्य को ही प्रथम चरण में आपको देखना है। जन्मपत्री में वो कहीं भी हो सकता है आपका, उसका एक अपना अलग प्रिडिक्शन होगा। वो सबको सम्मिलित करके ही फुल प्रिडिक्शन होता है जन्मपत्री का। दूसरे चरण में आते हैं। अगर दूसरे चरण में सूर्य हो भरणी नक्षत्र में, दूसरे चरण का स्वामी बुध है, तो यहाँ पे सूर्य स्थित जातक को सुख संपन्न बनाता है। लॉटरी या विरासत से या और कोई कारण से अनायास धन प्राप्ति भी करवाता है। ऐसे जातक का पारिवारिक जीवन बहुत सफल, समृद्ध और सुखी होता है और संतान से भी सुख प्राप्त होता है। दूसरे चरण का भी सूर्य का बहुत अच्छा फल बताया गया है। तीसरे चरण जिसका स्वामी शुक्र है, इसका अगर सूर्य आपके तीसरे चरण में बैठा हुआ हो भरणी नक्षत्र में, तो इसका फल कुछ विशेष अच्छा नहीं माना गया है। यद्यपि जातक के पास अपार संपत्ति होती, तथापि सब कुछ गंवा देता है। संपत्ति बहुत होती है ऐसे जातक के पास, लेकिन यहाँ पे बताया गया है सब कुछ गंवा देता है। तो इसका मीनिंग हम लोग आज के ज़माने में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई आदमी एक चीज़ के पीछे पड़ जाता है तो बाकी चीज़ें, जैसे परिवार क्या होता है, आपका अपनों के साथ रिलेशन सबके साथ होता है। एक आदमी किसी का बेटा होता है, किसी का पिता होता है, किसी की पति होता है, किसी का चाचा होता है, किसी का क्या होता है। तो परिवार तो उन्हीं से बनता है ना। मतलब जब वो सब रिश्तों को गौण करके जब खाली धन के पीछे जाता है तो वो रिश्ते छूटते जाते हैं इंसान के। और जब एक सीमा पे आके जब वो देखता है कि धन तो मेरे पास बहुत है लेकिन अपना कहने के लिए कोई नहीं, तो इसका मतलब ये होता है कि सब कुछ गंवा देता है। उस समय उसको एहसास होता है कि काश मेरे पास ये धन नहीं होता तो वो लोग तो होते। तो ऐसा कुछ फल तीसरे चरण में अगर सूर्य भरणी नक्षत्र में हो तो देखा गया है। चौथे चरण में हो, चौथे चरण का स्वामी मंगल है और भरणी नक्षत्र में सूर्य अगर चौथे चरण में हो तो जातक का बाल्यकाल थोड़ा दुखी या अभावग्रस्त हो सकता है। अगर सूर्य पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक के पास धन होगा, प्रचुर मात्रा नहीं बोल सकते लेकिन धन होगा, ऐसा आदमी दरिद्र नहीं होगा। लेकिन अगर शुभ दृष्टि नहीं हो तो ये बहुत ही गलत फल जातक को देता है। तो सूर्य का चारों चरणों में फल यहाँ पे बता दिए हैं।
अब सूर्य के ऊपर दृष्टि, मान लीजिए आपका सूर्य कहीं पे भी है, चाहे यहाँ हो, और सामने अगर चंद्रमा बैठा हो, तो पहली बात करते हैं कि चंद्रमा की अगर दृष्टि सूर्य पे हो, सूर्य भरणी नक्षत्र में किसी भी चरण में है, चरणों का फल एक अलग चीज है, वो मैंने बता दिया आपको। अब सूर्य किसी भी चरण में बैठा हुआ आपके जन्मपत्री में कहीं पे भी है और सामने से चंद्रमा अगर उसको देख रहा है, तो जातक को उदार और परोपकारी बनाता है। मतलब ऐसा आदमी समाज सेवा में रहता है, लोगों का भला करने में रहता है, अपने फायदे या अपने नुकसान की वो कोई चिंता नहीं करता। अगर उसका नुकसान भी हो रहा है, कोई आ गया उसके पास, उसकी हेल्प करने के लिए वो आगे रहेगा। अगर मंगल की दृष्टि हो तो क्रूर, निर्दयी, लेकिन परोपकारी होता है। राजनीति में भी बड़े पद के ऊपर कार्य करता है, बड़े पद में भी जा सकता है, राजनीति के क्षेत्र में भी। लेकिन तो ये बात कुछ हद तक सही भी बोल सकते हैं हम लोग, अभ्यास में भी देख सकते हैं, और आज के समाज में, आज के टाइम में भी देख सकते हैं कि कोई भी बड़ा आदमी जब राजनीति के क्षेत्र में जब बड़ा होता है या किसी पद पे होता है, चाहे प्रशासनिक हो चाहे राजनीतिक हो, तो कुछ हद तक निर्दयी और क्रूर तो होना ही पड़ेगा। जैसे आज की परिस्थिति देख रहे हैं हम लोग कोरोना काल की, तो कोई भी मंत्री हो, सीएम हो या कोई बड़ा नेता हो, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो घूम घूम के सबको देखते रहेगा। वो अपने हिसाब से वर्क करता है, लेकिन पब्लिक को वो नजर नहीं आता है। तो कुछ तो कठोर हृदय आदमी का होना ही पड़ेगा। जब सिचुएशन जल्दी से संभालने में नहीं आ रही है और संसाधन भी अपने पास सीमित हो, तो वो परोपकार तो कर रहा है, लेकिन तकलीफ बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी तकलीफ में आदमी कठोर हृदय ऐसे भी हो जाता है। तो ऐसा कुछ फल मंगल का होता है। गुरु की दृष्टि हो तो जातक को संपन्न, राजनीति में प्रसिद्ध और दानी प्रवृत्ति का बनाती। शुक्र की दृष्टि सूर्य के ऊपर भरणी नक्षत्र में अच्छी नहीं मानी गई। मित्रों से अनबन रह सकती है, धन से प्रॉब्लम हो सकती है। और शनि की दृष्टि अगर भरणी नक्षत्र में सूर्य आपका कहीं पे बैठा हुआ है और शनि की वहां पे दृष्टि आ रही है सूर्य के ऊपर, तो यह आपको आलसी प्रवृत्ति दे सकती है। ऐसा कुछ सूर्य का फल भरणी नक्षत्र में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें अब हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी अच्छा फल है जिस जिस ग्रह के दृष्टि की वजह से, तो उनका पावर बढ़ाना चाहिए हम लोगों को। और जिस भी ग्रह का दृष्टि की वजह से सूर्य का अगर फल कम मिल रहा है, तो सबसे अच्छा है कि या तो सूर्य का पावर बढ़ाइए आप, या जिस ग्रह की जैसे शनि की दृष्टि आ रही है या शुक्र की दृष्टि आ रही है, तो उससे बचाव के लिए हम लोगों को उससे संबंधित वर्क करें, या फिर जन्मपत्री में दूसरी चीजें भी देखें। केवल एक से पूरा प्रिडिक्शन नहीं होता है। हो सकता है कि वहां पे शुक्र के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र कोई दूसरे नक्षत्र में हो, वो फल अच्छा हो, तो वो इक्वल हो जाता है। फिर एक जगह से अच्छा मिल रहा है, एक जगह से खराब मिल रहा है, तो दोनों सम हो जाता है। तो ऐसा कुछ इफेक्ट जन्मपत्री में जब हम लोग देखते हैं, हम लोग उसका प्रिडिक्शन करते हैं, तो केवल एक नक्षत्र या एक ग्रह को लेके प्रिडिक्शन नहीं होता है। अलग अलग टाइप से अलग अलग क्षेत्र का प्रिडिक्शन होता है, और वो सबको सम्मिलित करने के बाद में हम लोग ये बोल सकते हैं ठीक है, तकलीफ तो जीवन में आती रहती है, चाहे आदमी कितना ही बड़ा हो, इंसान कितना ही बड़ा हो, फिर भी तकलीफ आती है, लेकिन वो निकल जाता है। और सब निकलते ही, ऐसा बात थोड़ी है कि सब सेम चीज में ही रहते हैं, नहीं, सेम चीज में कभी कोई नहीं रहता। हाँ, अगर आपका सूर्य स्ट्रोंग है, ये खास बात मैं बता देता हूँ कि जिसका भी सूर्य बली है उसका विल पावर बहुत स्ट्रोंग मिलेगा आपको। और अगर बली नहीं है और सूर्य से संबंधित क्रिया करके अगर आप उसको बली बना लेते हैं, वो चाहे कहीं का भी मालिक हो, जैसे बोलते हैं ना 6, 8, 12 हाउस का मालिक कहीं भी हो, खराब फल देता है। अगर सूर्य 6, 8, 12 का भी मालिक है, आप उसको बली बनाते हैं, तो वो आपको अच्छा ही फल देगा, खराब फल नहीं देगा। तो मैं ये बात बोलता भी हूँ बहुत बार कि जन्मपत्री जब भी देखें तो सूर्य और चंद्रमा को फर्स्ट प्रिडिक्ट करें
कि वो आपके जीवन में कैसा फल दे रहा है। नॉर्मली थोड़ा बहुत खराब अगर चंद्रमा किसी का है तो उसके अगेंस्ट में सूर्य बलि होगा ही होगा, और अगर सूर्य कमजोर है तो उस जातक का चंद्रमा बलि मिलेगा आपको। ऐसा मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है कि किसी का मनोबल मजबूत होता है तो किसी का आत्मबल मजबूत होता है। दोनों चीज से हीन आदमी, जहां तक मेरे को पता है, उनकी जन्मपत्री नहीं मिलेगी आपको, या फिर वो इस चीज में आएंगे ही नहीं जन्मपत्री दिखाने के लिए। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी आप लोग भी अपने अभ्यास में देखिए, शायद ऐसा देखने को आपको भी मिलेगा। तो जय माता की मित्रों, हमेशा बोलता हूँ, पाठ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप इसमें कमेंट मारें, आपको 100% आंसर मिलेगा।